नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद कर दिया। मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि 1 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने यानी तमाम जजेस ने बैठकर मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, लेकिन उस वक्त फैसला आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस थे। पूरा जोर लगाने के बावजूद वो ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करवाने में नाकाम रहे और ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगाया लेकिन इसके बावजूद आ गया और फिर कुछ टाउट्स है, उन्होंने आकर टीवी चैनल पे बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस फैसले पर अमल दरामद हो, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था, लिहाजा अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया और दोबारा से आईनी बेंच बनाया गया, पूरी अदलिया का स्ट्रक्चर बदल दिया गया उसके बाद, और यह फैसला किया गया कि हम अपनी अदलिया लेकर आएंगे और फिर अपनी मर्जी के बेंच बनाए गए। आईनी बेंच जो है उनको तश्कील दिया गया और बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में की गई। उसके बाद दोबारा से मखसूस नशिस्तों का केस लगा और फैसला फिर एस्टेब्लिशमेंट के हक में आ गया। वो फैसला जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 1 साल तक अमल दरामद नहीं किया, उस फैसले पे जैसे ही अदालत ने अनाउंस किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर फैसले पर अमल दरामद कर दिया। और जैसी मर्जी का फैसला है, जैसे रेडियां नहीं बांटते, जैसे माले गनीमत बांटा जाता है, बिल्कुल वैसे इन्होंने फटाफट फैसले के ऊपर अमल दरामद कर दिया। हालांकि अभी 2 जजेस के दस्तखत भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हमें जो फैसले की कॉपी दी जाए, तो कॉपी नहीं दी गई थी कि अभी 2 जजेस हैं, उनके दस्तखत भी नहीं है और अभी तो तफसीली फैसला भी नहीं आया और फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहां पर फैसले पर अमल दरामद कर दिया है। सिकंदर सुल्तान राजा ने एक बात साबित की है, कि अगर आप ढीठ हो जाएं और आप ये तय कर लें कि आपने 2 नंबरी करनी है और एस्टेब्लिशमेंट की चाकरी करनी है और आप किसी इंसाफ को, किसी कानून को, किसी आइन को ना माने, तो आप किस तरह की एक किरदार के हामिल होते हैं वो उन्होंने दिखा दिया, प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। उन्होंने बता दिया कि जनाब ये वो कैरेक्टर होता है जो आइन में नहीं मानता, कानून में नहीं मानता, इंसाफ में नहीं मानता, किसी लॉजिक को नहीं मानता, वो सिर्फ अंधाधुंध मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों की जो है वो तामील करता है। और यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया और उनकी जो दुनियावी कामयाबी है उसकी वजह भी यही है। देखिए, करोड़ों लोगों के साथ इन्होंने बेईमानी की है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखें बात, ये तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी तो उनकी उम्र का वो हिस्सा चल रहा है जिसके बाद बंदा अल्लाह मियां के पास चला जाता है। वैसे जाना तो हम सब ने है, लेकिन जरा वो ये सोचे कि जो आदमी किसी का हक मारे उसके साथ रोजे क़यामत क्या होता है, जरा कुरान पाक निकाल के पढ़ ले। और उन्होंने पूरी कौम का हक मारा है, करोड़ों लोगों से उनका हक छीना है, उनकी हक तलफी की है और बेईमानी की है। दयानतदारी का तकाजा था उनके ओहदे से, लेकिन उन्होंने खयानत की है। जो लोग खाइन होते हैं, खयानत करते हैं, उनके साथ रोजे क़यामत क्या होगा जरा वो पढ़ लें, वक्त करीब है, उन्हें पता चल जाएगा कि करोड़ों लोगों के साथ उन्होंने किया। वो एक आधे बंदे के साथ कोई कर देता है, 2 बंदों के साथ कर देता है, जाके माफी भी मांग लेता है। यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी कौम के साथ ही बददियाती कर दी है। जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। जहां मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का गिरबान पकड़ा जाएगा वहां इनका भी पकड़ा जाएगा और यह होना है और इन्हें इस बात का पता भी है। ये सब जानते हैं, कोई बेवकूफ नहीं है, बस सिर्फ इनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने एक एहतजाज किया और ख्वाजा आसिफ का एहतजाज आप देखें, बड़ा मासूम एहतजाज है। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में और माली मुराद में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत आबरू उसकी मरहूने मिन्नत है। ये जनाब ख्वाजा आसिफ ने 11 जून को कहा था जब बजट आ रहा था और ये तनख्वाहें बढ़ा रहे थे अंधाधुंध। इन्होंने काबीना की तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, MNS की तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, ये जो 4 नाम लिए इनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं। पंजाब में भी यही किया इन्होंने वफाक में भी यही किया। अब ख्वाजा आसिफ का लेटेस्ट इसके ऊपर आया, ये माली फहाशी का सिलसिला 1 जनवरी 2025 से शुरू होता है। ये नोटिफिकेशन का हिस्सा है, यानी ये तनख्वाहें जो मिलनी है और मुराद जो मिलनी है ये 1 जनवरी 2025 से मिलनी है। पिछले 6 महीने की भी इनको दी जाएंगी। कौमी खजाने के इस्तेहसाल की ये इंतहा है। 1 या 2 अशखास अपने ओहदों की निस्बत से अपनी माहाना तनख्वाह और अलाउंसेस एक MNA से 4 गुना बढ़ा लें और जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दें। कौमी असम्बली के इदारे की कदर मंजिलत का ख्याल इसके निगहबान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो सब फ्रॉड है। ख्वाजा आसिफ वफाकी वजीर है,
ये काबीना में करने वाली बात को सोशल मीडिया में क्यों करते हैं? सोचा कभी आपने? ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये अपना रिकॉर्ड सीधा रखते हैं। जनाब मैं तो उस टाइम भी मना कर रहा सी ना करना। ये ख्वाजा आसिफ जो रिमके ये ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं ना, या स्टेटमेंट देते रहते हैं, ये इसलिए देते रहते हैं कि कल को इन्होंने जनरल आसिम मुनीर को भी बुरा भला कहना है। जैसे आजकल जनरल बाजवा को गालियां देते हैं, जनरल बाजवा के ऊपर सारे इल्जाम लगाते हैं कि जनरल बाजवा ने इतनी घटिया सियासत की कि हमने सारी जिंदगी कभी सोची भी नहीं। कल जनरल आसिम मुनीर के बारे में इन्होंने यही कहना है। और उस वक्त इन्होंने ये ट्वीट निकाल के देखे जब आसिम मुनीर था ना, तब भी हम ये बात कर रहे थे। ये बारीक वारदात डाल रहे ख्वाजा आसिफ। हालांकि ख्वाजा आसिफ को इस वक्त अपनी औकात का पता है, उनको आइडिया है। वो DGISPR, वो बेचारे जब टीवी के ऊपर आते हैं, किसी चैनल पे आते हैं, जनरल अहमद शरीफ, वो कहते हैं इंटरव्यू देते हुए कि दुहाइयां दे रहे होते हैं कि यार हमारा सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, फौज सियासत नहीं कर रही है, हमें सियासत और दीगर उमूर के अंदर मत घसीटो। वो ये तरले मिन्नत कर रहे होते हैं हर मीडिया के ऊपर बैठ के, जब भी उन्हें मौका मिलता है। वो बेचारा दिन रात में लगा के एक बयानियां बनाते हैं DGISPR, और उनका बॉस, बिग बॉस ख्वाजा आसिफ, यानी आईनी तौर पे बिग बॉस है। वैसे तो औकात एक अर्दली वाली है, सभी जानते हैं। तो ख्वाजा आसिफ अगले दिन सारा बयानिया वाड़ के रख देता है। ख्वाजा आसिफ साहब आते हैं जनाब, 2-4 टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हैं, बाई डिजाइन आते हैं, एकदम नाजिल होते हैं। 2-4-5 बंदे इन्होंने रखे हुए, आके उनको इंटरव्यू दे देते हैं, और इंटरव्यू देते हुए बताते हैं जनाब वो तो झूठ बोल रहे हैं DGISPR। उनका नाम नहीं लेते, जरूरत नहीं है ना, ये नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनको झूठा साबित करके चले जाते हैं कि पाकिस्तान में कोई आईनी जमहूरियत नहीं है, फौज ही मिलजुल कर मुल्क चला रही है, और ये एक हाइब्रिड निजाम है। ये ख्वाजा आसिफ आकर हर दूसरे दिन गवाही देकर चले जाते हैं। और फौज बेचारी अपना बयानिया बनाती है, ये अपना बयानिया उनका खराब कर देते हैं। मामला पता है क्या है? ये कल कलां को अपने लिए मार्जिन रख रहे हैं कि जब नवाज शरीफ को दोबारा इनकलाबी होने का दौरा पड़ेगा तो उस वक्त क्या किया जाएगा, उस वक्त किस तरीके से खेल खेला जाएगा। अभी कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद चौधरी निसार अली खान जो है वो कोई किरदार अदा करने वाले आने वाले दिनों में अपोजिशन और हुकूमत के बीच में। अब मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की नीयत कोई नहीं है। ये सारा कुछ हुकूमत ने नहीं करना, अपोजिशन ने नहीं करना। ये एस्टेब्लिशमेंट पे जब दबाव आएगा, जब एस्टेब्लिशमेंट दबाव महसूस करेगी, जब एस्टेब्लिशमेंट अवाम के नरगे में आएगी और अवाम के काबू में आएगी, और एस्टेब्लिशमेंट, आप जितनी मर्जी गालियां दें सियासतदानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक एस्टेब्लिशमेंट को आप नहीं पकड़ेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को काबू नहीं करेंगे, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, तब तक इंसाफ नहीं होगा। जो मर्जी बंदा बीच में डाल ले। बहरहाल ये खबरें फैलाई जा रही हैं या आ रही हैं, आने वाले दिनों में इनके बारे में भी पता चल जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब जनाब रोजाना की बुनियाद पे बयानिया वाड़ के रख देते हैं, जो DGISPR बेचारे बड़ी मुश्किल से बनाते हैं कि जनाब हमारा सियासत में ताल्लुक नहीं है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं नहीं नहीं, सियासत तो कर ही ये रहे हैं, मुल्क को कंट्रोल भी यही कर रहे हैं। यहाँ पे हाइब्रिड निजाम जो है वो एक पूरा का पूरा लगा हुआ है। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खतरे में? ये एक बड़ा सवाल है, आजकल उठाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई तहरीक चला सकती है? एक और बड़ा सवाल है, ये भी आजकल उठाया जा रहा है। दोनों के जवाब मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खतरा नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है। दावा उनका यह है कि हमारे पास जो MPs है उनकी तादाद ज्यादा है, और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक अभी हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया तो फिर तो ये एक दूसरी हुकूमत बन भी सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी बन सकती है, जैसा कि कश्मीर के अंदर किया गया था। एक नया ब्लॉक बना के वहां पे नई हुकूमत बना दी गई थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कहती है कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। और इमरान खान साहब जेल से मंडियों का जिक्र कर चुके हैं, यह भी हमें आइडिया है। दूसरी जानिब एक और तजवीज दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और वो तजवीज ये दी जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो है मामलात किए जाएं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। फजलुर रहमान साहब ने मुस्बत जवाब दिया है। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन फलां फलां मामला जो है उनको ठीक किया जाए। गंडापुर साहब और उनके साथियों के हवाले से उनके बड़े एतराज़ात हैं, क्योंकि गंडापुर साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आता जब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बातचीत शुरू होती है। वो ये समझते हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान रेलिवेंट हो गए तो गंडापुर खानदान की सियासत इररेलिवेंट हो जाएगी। वजह यह है कि डेरा इस्माइल खान में गंडापुर खानदान जो है वो सियासत करता है, और इसी तरह डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान साहब का खानदान भी सियासत करता है। तो उनकी रेलिवेंसी बढ़ जाती है, तो गंडापुर खानदान के लिए प्रॉब्लम होती है। तो उनका हल्के की सियासत का मामला है, वो बड़े जो है वो कैनवस के ऊपर नहीं देख रहे इस मामले को। और जब हल्के का मामला होता है तो यही होता है। अभी चौधरी निसार से मुलाकात की है ना शहबाज शरीफ ने, तो वहां से जो नून लीग वाला फॉर्म 47 पे जितवाया हुआ है,
वो मुतहर्रिक हो गया, उसने इंटरव्यू देना शुरू कर दिए कि जनाब ये कैसे हो सकता है, चौधरी निसार ने नवाज शरीफ को ये कहा हुआ है, वो कहा हुआ है। तो हल्के की सियासत, जैसे कि आपको इख्तियार वली वाला मामला याद होगा, जब परवेज खटक को बनाया गया तो उसने रोला डाल दिया था। वैसे मैं आज एक वीडियो देख रहा था, उसमें इख्तियार वली और कोई 2-4 और लोग साइकिलों पे आ रहे थे असेंबली, जब पेट्रोल 150 रुपए से भी कम था। जब पेट्रोल 150 रुपए लीटर से कम था तो ये लोग साइकिलों में बैठ बैठ के असेंबली में आ रहे थे और इन्होंने रोला डाला हुआ था कि मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। और आज जनाब पेट्रोल जो है वो 350 का है और ये लोग लैंड क्रूजरों में आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, प्रोटोकॉल्स इंजॉय कर रहे हैं। ये इनकी हालत है। हुकूमत भी फजल रहमान साहब से जो है वो गाफिल नहीं है। हुकूमत ने फजल रहमान साहब को अभी प्रोटोकॉल दिया है FC का, यानी फजल रहमान साहब की सिक्योरिटी पे। और वैसे फजल रहमान साहब की जान खतरे में भी है, ये एजेंसियों की रिपोर्टें मौजूद हैं और वो ये कहते हैं कि फजल रहमान साहब पे खुदा न खास्ता हमला हो सकता है और कुछ एलिमेंट्स उनकी जान के दुश्मन है। तो फजल रहमान साहब के हवाले से हुकूमत ने काम तो ठीक किया, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसे लोग जिनकी जान खतरे में है उनको सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। तो फजल रहमान साहब की सिक्योरिटी पर FC को मामूर किया गया है। ये एक पॉलिटिकल गिमिक भी हो सकता है ताकि फजल रहमान साहब को राम किया जा सके, क्योंकि प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी ये ऐसी चीजें हैं जिनसे नॉर्मली जो है वो सियासतदान खुश हो जाते हैं। तो नाज़रीन, सवाल यह था कि क्या तहरीक इंसाफ एक तहरीक अब चला सकती है। देखिए, मायूसी बहुत ज्यादा तहरीक इंसाफ में, खासतौर पे जो कुछ डी चौक में 2 मरतबा हुआ। एक मरतबा कारकुनों को छोड़ के उनका लीडर जो उस वक्त मैदान में था वो चला गया, दूसरी मरतबा गोलियां लग रही थी कारकुनों को, फिर छोड़कर चला गया। तो कारकुनों में बहुत मायूसी है। जो आखिरी जलसा मैंने देखा जिसमें अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की, वहां पे जो कारकुनों की तादाद थी वो वैसी नहीं थी जैसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में होती है। यानी वो जलसा ठीक था, तगड़ा था, नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टीज के जैसे जलसे होते हैं वैसा था। लेकिन जिस तरह बड़े पैमाने पर लोग उमड़ के आ जाते हैं ना, वो नहीं था, वो जोशो खरोश भी नहीं था। इसकी वजह यह है कि लोग थोड़े मायूस हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी, हर जगह पे, कि बहुत सारी तहरीकें चला के मौका बार बार जाया कर दिया जाता। अब क्या तहरीक इंसाफ एक तहरीक चला सकती है? तो चंद चीजें हैं जो तहरीक इंसाफ करे तो शायद चला ले तहरीक। मेरे ख्याल में मायूसी दूर करना सबसे बड़ा टास्क होगा। अभी देखें, इनकी इंटरनल मीटिंग हुई है, उसके अंदर ये आपस में झगड़ते रहे। मैं तफसीलात निकाल के आपके सामने अगले वीलॉग में रख दूंगा कि ये आपस में किस बात पे लड़ते रहे हैं, किस बात पे गर्मा गर्मी होती रही है और कौन सी बातें ऐसी हैं जो डिस्कस होती रही हैं। पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अलीमा खान साहबा को लेकर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है, कभी इमरान खान साहब के करीबी साथियों को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है, कभी सोशल मीडिया को गालियां दी जाती हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके अंदर एक डिवीजन पैदा हो चुकी है और रीजन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत समझती है कि नॉर्मल तरीके से चीजें करनी चाहिए, जबकि लोग कहते हैं इमरान खान की रिहाई जो है वो हमारी सबसे मेन हिकमत अमली होनी चाहिए। अब तहरीक इंसाफ क्या तहरीक चला सकती है? मायूसी दूर करना होगी नंबर 1। नंबर 2, अपने हलकों में जाना होगा तमाम MPAs और MNAs को और लोगों को फेस करना होगा और उनको दोबारा से खड़ा करना होगा। उन्हें कहना होगा कि इमरान खान को निकालना कितना जरूरी है और उसके लिए उन्हें दोबारा कायल करना होगा। सोशल मीडिया से जो इख्तलाफात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ गिरोहों के या मुख्तलिफ ग्रुप्स के, वो इख्तलाफात खत्म करने होंगे। सारों का इकट्ठ होना पड़ेगा, सबको इकट्ठे होकर एक जगह बैठना पड़ेगा, चाहे खैबर पख्तूनख्वा इसकी दावत दे या इस्लामाबाद में इसकी दावत दी जाए। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को एक मरतबा इकट्ठे होकर बैठना पड़ेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को दोबारा से मुतहर्रिक करना होगा, हर सतह पर हर तबके को शामिल करना पड़ेगा, यानी किसानों को शामिल करना होगा, इसके अंदर मजदूर को शामिल करना होगा, इसके अंदर तनख्वाहदार तबके को शामिल करना होगा। जिस जिस पाकिस्तानी का मौजूदा रजीम ने नुकसान किया उन तमाम लोगों को इसके अंदर शामिल करना पड़ेगा। रिटायर फौजियों की तंजीमें हैं उन्हें भी शामिल करना पड़ेगा, वुगला तंजीमें हैं उनको भी शामिल करना पड़ेगा और जो अवामी मसाइल है उनको भी उजागर करना पड़ेगा। इसमें आप महंगाई की भी बात करें, इसमें आप बेरोजगारी की भी बात करें, इसमें आप सरमायाकारी की भी बात करें, तबाह होती हुई मईशत की भी बात करें, बिजली गैस और पेट्रोल की भी बात करें। तो तमाम चीजों को इकट्ठा करके, ये हुकूमत जो है वो इतनी कमजोर है, इतनी गई गुजरी है कि इस हुकूमत के तो स्कैंडल्स ही खत्म नहीं हो रहे और अपोजिशन जो है वो ऐसी फारिग है कि वो उन स्कैंडल्स के ऊपर अभी तक कोई एक लाया अमल बयान नहीं कर सकी। ये चीनी का स्कैंडल इतना बड़ा स्कैंडल है, ये खरबों रुपए का स्कैंडल है। पहले पाकिस्तान से बाहर चीनी को भिजवाया जाता है, उसमें माफिया बेशुमार पैसा कमाता है, अरबों खरबों, फिर वही चीनी बाहर से वापस इंपोर्ट की जाती है उतनी ही मिकदार में तकरीबन, और उससे दोबारा से माफिया अरबों रुपया बनाता है।
तो ये अरबों खरबों रुपया जिनकी जेब में जा रहा है, इसके ऊपर तो इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इसके ऊपर तो बंदे फारिग होने चाहिए थे, बंदे जेलों में जाने चाहिए थे, इनको हथकड़ियां लगनी चाहिए थी। लेकिन इंक्वायरी करेगा कौन? अदालतें तो कंट्रोल हो गई हैं, इदारे तो कंट्रोल हो गए, एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके तो ये जूते पालिश कर रही है हुकूमत, और एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों मिलकर ये तबाही फेर रहे हैं। तो एक रास्ता था छोटा सा, जुनैद अकबर के पास पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन का ओहदा है, वो कम से कम ये मामला उठा तो सकता था। मेरी जुनैद अकबर साहब से बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि आर्मी चीफ की जो कजन है उनके हवाले से जो इलीगैलिटीज हैं, जो उन्होंने ओहदा एंजॉय किया, जिस तरीके से उनको वो मिला, वो सारा गैर कानूनी गैर आईनी है, वो मामला आप उठाएं। उन्होंने कहा जी उठाऊंगा, उन्होंने नहीं उठाया। फिर चीनी का जो अरबों का स्कैंडल है, इसके ऊपर जुनैद अकबर साहब को मामला उठाना चाहिए था, सवाल पूछने चाहिए थे, नहीं किया। गंदम का इतना खौफनाक स्कैंडल है, उसके ऊपर कुछ करना चाहिए था। आज तक टके का काम गंदम के स्कैंडल के ऊपर भी नहीं किया। तो जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं इस हुकूमत के, उसके ऊपर ये टके का काम नहीं करते। हालात इनके ये हो गए हैं कि गंडापुर साहब एक होटल जो तजावजात के जुमरे में आता है उसको हटा नहीं पा रहे कि ये ताकतवर का होटल है। इमरान खान के साथी इंतहाई कमजोर साबित हो रहे हैं, और ऐसे कमजोर लोग क्या तहरीक चला पाएंगे? अहमद खान न्याजी आपको याद होंगे, ये इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं, इमरान खान साहब के साथ होते थे हर वक्त, उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखते थे। तो अहमद न्याजी इस वक्त कोशिशें कर रहा है, बड़ा जोर लगा रहा है कि सारों को इकट्ठा किया जाए और इमरान खान की रिहाई पर फोकस किया जाए। तो अहमद न्याजी से मेरी एक गुजारिश है कि जिन लोगों के साथ मिलकर आप जोर लगा रहे हैं, इन्हीं से बचना है आपने। इन्होंने आपकी लोकेशन बता के आपको उठवा देना है, और ये प्रैक्टिकली मैं भुगत चुका हूं, और बहुत सारे और लोग भी भुगत चुके हैं। बहरहाल अवाम तो तैयार है तहरीक चलाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत डिविजन्स का शिकार है, और जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक ये एक बयानिया के साथ नहीं आएंगे, जब तक ये हुकूमत की करप्शन को उजागर नहीं करेंगे, जब तक ये हकीकी अपोजिशन नहीं बनेंगे, तब तक ये तहरीक खड़ी नहीं कर पाएंगे। इनको बहुत तेजी से काम करना होगा, वक्त कम है। 10 मुहर्रम के बाद इमरान खान साहब ने ऑर्डर दिया हुआ है। यास्मीन राशिद साहबा का एक पैगाम देखो, जेल में बैठी हुई यास्मीन राशिद इनसे कितनी बेहतर और कितनी मजबूत है, जरा सुने उनका पैगाम। वो सहाफियों से बात कर रही थी। यास्मीन राशिद कहती है कि हम जेलों में अपने लिए नहीं हैं, इस मुल्क के लिए बैठे हैं। हमें पता है कि हम बेगुनाह हैं, हमें पता है ये हमें सजा देंगे, इसके बावजूद हम अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। 2.5 साल के बाद हमने मुज़ाकरात के हवाले से बात की है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम सिर्फ अदालतों के जरिए इंसाफ लेकर ही बाहर आएंगे। ये वो अज़म है जो हर पाकिस्तानी का होना चाहिए कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के चुंगल से पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवानी है। एस्टैब्लिशमेंट के चंद ऑफिसर बंद कमरों में बैठ के हमारी किस्मत का फैसला अपने बैरूनी आकाओं की ख्वाहिश के ऊपर नहीं करेंगे। हम करेंगे फैसला, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारे फैसले इस मुल्क के अंदर चलेंगे, और जब पाकिस्तानी फैसला करेंगे तो पाकिस्तान के हक में वो सबसे बेहतर फैसला होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।